मेरे भाई की 2 शादियां हुई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हर बार दुल्हन सुहाग रात की रात में ही मर जाती। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो सच्चाई जानने के लिए मैंने खुद दुल्हन का जोड़ा पहना और घूंघट ओढ़कर कमरे में बैठ गई। जैसे ही भाई कमरे में आया, मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि मेरा नाम नीता है। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे 3 भाई थे, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी। आज मेरे तीसरे भाई की शादी का दिन था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बात फिर से याद आ रही थी। उस दिन यही वक्त था जब भैया की दूसरी शादी हुई थी। सब लोग पॉपकॉर्न के मजे ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज़ सुनने को मिली थी। और फिर सुबह जो हुआ, उसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया था। हमारी कुमकुम भाभी, जिन्हें हम प्यार से शादी करके लाए थे, वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। उनकी अचानक मौत पर हम सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो शायद भाभी के माँ बाप हम लोग पर केस कर देते, क्योंकि भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी। उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और मुंह से झाग भी आ रही थी। लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ रहमदिल ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत शरीफ इंसान थे। खैर, कुछ महीना हमने भाभी का शोक मनाया। उसके बाद हमने भाई के लिए एक बार फिर से लड़की तलाश करना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, वह लोग बहुत गरीब थे, तभी उन्होंने अपनी बेटी दी थी। मेरी नई भाभी को जो भी देखता देखता ही रह जाता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो कुमकुम भाभी के साथ हुआ था, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मामला था, मगर हमें यह सब कुछ अभी तक मालूम नहीं हुआ था। खैर, भाभी के घर के लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता। आज शादी के दिन मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुस्कान भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभीियों के साथ हुआ था। मैंने मुस्कान भाभी के साथ बातचीत की और फिर एक प्लान बनाया। मैंने जल्दी ही भाभी के कपड़े पहन लिए ताकि मैं देख सकूं कि आखिर हकीकत क्या है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने भाई और अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए जान की बाजी खेल रही थी। मैंने कमरे के बाहर कैमरे लगवा दिए और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया। लैपटॉप भी मेरी माँ के पास था। फिर माँ भाभी को लेकर अपने कमरे में आ गई और मैं इधर इंतज़ार करने लगी। फिर जैसे ही रात के 11 बजे तो मैंने कैमरे में देखा कि भाई के कमरे की खिड़की के बाहर किसी का साया है। मेरी माँ भागकर कमरे की तरफ आ गई, क्योंकि उनका लैपटॉप भी कैमरे से कनेक्ट था। हे भगवान, ना जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई हमारा दुश्मन ही तो नहीं जो ये जुर्म करता है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। वह काले रंग के कपड़े में था और उसका कद काफ़ी ऊंचा लग रहा था। ये देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स कमरे तक आता, भाई कमरे में आ गया। मैं अभी घूंघट में ही थी। भैया को बोली, वह मुझे मारना चाहता है। मैं आवाज़ बदल कर कहे जा रही थी ताकि भाई को शक ना हो कि घूंघट में उनकी पत्नी नहीं बल्कि बहन है। भाई मुझसे पूछने लगे, कहाँ है, कौन है, किसकी बात कर रही हो तुम? मैंने कहा, वो अभी अंदर को ही आ रहा था। तब भाई ने फ़ोन से बड़े भाई को जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसलिए तुम लोग बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशनी करके देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने तो अपनी खुली आंखों से उस साये को हमारे कमरे की तरफ आते देखा था, मगर वो अचानक ही गुम हो गया। जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत है जो मैंने देखा था। खैर, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अभी भी घूंघट में ही थी कि माँ हमारे कमरे में आई और बोली, बेटी, हमने भी उस साये को देखा है, हो सकता है
वह इंसान न हो, वह कोई बुरी आत्मा हो। माँ ने भैया से कहा कि आज रात दुल्हन मेरे पास रहेगी। मैं दुल्हन बनी माँ के कमरे में आ गई। मेरी नई भाभी भी वहीं थी। माँ ने कहा, शायद भाई की किसी बुरी आत्मा से दुश्मनी हो, शायद इसी वजह से भाई की दोनों बीवियों को मौत के घाट उतार दिया हो। तब माँ ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की। उनकी पहचान नामी बाबाओं से थी। हमने उसी वक्त उनको कॉल किया और उनसे बात की। उसने उन बाबाओं के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा तो उन लोगों ने रात को हवन कराने की सलाह दी, मगर दिक्कत यह थी कि माँ का ब्लड प्रेशर हाई रहता था। उन्हें सावधानियों की ज़रूरत थी। उनके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को विधवा हुए 7 साल हो गए थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। कोई भी उनके सामने उफ तक न करता। खानदान में उनकी इज्जत यूं थी जैसे किसी बड़े व्यक्ति की होती है। माँ ने बड़ी भाभी से कहा कि सुधा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये हवन तुम ही कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद मेरे बेटे की शादी बच जाए। बड़ी भाभी यह काम करने के लिए राजी हो गई, मगर इस हवन के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। पूरा दिन इसी ऊहा-पोह में बीत गया। आज रात फिर से मैं भाभी की जगह दुल्हन बनकर उनके कमरे में बैठ गई। आज रात के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त हो गया। मैंने देखा मेरा भाई अभी उतावला हो रहा था मेरा घूंघट उठाने के लिए, लेकिन मैं उसकी दुल्हन नहीं थी और मुझे यह भी लग रहा था कहीं सच में भाई ही अपनी दोनों बीवियों के कातिल तो नहीं, क्योंकि भाई की नज़रें बार बार कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं घूंघट से उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुई थी। आखिर में मुझे अपनी जान भी प्यारी थी, इसीलिए मैं अपने भाई यानी अपने दूल्हे से पानी पीने का बहाना बनाकर अपने कमरे से चुपके से निकली। दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन में जाकर कुछ खाने की चीज़ें लाना चाहती थी, मगर डर भी लग रहा था। जब मैं किचन से वापस चली तो उस वक्त मेरी रूह कांप कर रह गई जब मुझे लगा कि भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और हाथ में कुछ टोकरी नुमा चीज थी। यह देखकर मेरे शरीर में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने एक भी कदम आगे न बढ़ाया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यहीं चीख मारती या शोर मचाती तो वो शख्स पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना हो सकता है। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं फौरन वहाँ से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे की कुंडी लगा ली और फिर धीरे से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई कि कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाज़ा न हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होगी। शायद मेरी तरह उनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने दूसरे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता है। उसने फौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारी बातों से आगाह किया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे वहीं रुकने को कहा और ख़ुद अपने कमरे से निकल आया। 5 मिनट भी ना हुआ होगा कि घर में हर तरफ रोशनी हो गई। एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरे भाई की आवाज़ आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरा दूसरा भाई और भाभी खड़ी थी। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वो वहीं पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब डर गए। भगवान न करे ये अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब वह शख्स वहीं पर सर झुकाए नीचे बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसका कपड़ा खींचा। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सब की तो जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि बड़ी भाभी बैठी हुई थी।
भाभी आप यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अपना ज़रूरी काम कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा काम कर रही थी सुधा बहू? माँ ने पूछा तो भाभी उस टोकरी को घबराई नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कहकर माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो भगवान की कृपा है कि माँ बच गई, वरना उसमें एक जहरीला सांप मौजूद था और उस सांप का एक ही डंक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। हे भगवान, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? माँ ने भाभी पर बरसते हुए कहा। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था, उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भाभी की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया। माँ ने बड़ी भाभी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। फिर भाभी ने चीखते हुए बताया कि उनको छोटे भाई से मोहब्बत हो गई थी और वह किसी भी हाल में उनको पाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने भाई की दोनों बीवियों को मार दिया था और अब की बार भी वह मौके की तलाश में थी। वो छोटे भाई को किसी भी हालत में किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि इसे ले जाकर कहीं सुनसान जगह में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को दे आओ। भाई ने माँ की बात मानते हुए अगले दिन उस सांप को सपेरे के पास पहुँचा दिया। बड़ी भाभी की नीयत ठीक ना थी। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से मिट चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते कि छोटे भैया को पाने के लिए वह इस हद तक भी गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उन्हें इज्जत दी थी और अपने घर में प्यार से रखा। उनके विधवा हो जाने के बाद भी किसी किस्म का फर्क ना किया और अगर वो पहले ही बता देती कि वह भाई से शादी करना चाहती हैं तो शायद उनकी मोहब्बत कामयाब भी हो जाती। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। मगर एक औरत होने के नाते माँ और हम सब उन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने और कचहरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहते थे। इसीलिए माँ ने सुधा भाभी को हमारे गांव वाले घर में हमेशा के लिए भेज दिया। माँ कहती हैं उस औरत को ऊपर वाला उसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम उसके मामले में कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे छोटे भैया मुस्कान भाभी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।